ठीक है, मैं अभी रिदम को बुलाकर लाती हूं। हम तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहकर वह उठी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अथर्व ने अपनी बंद होती आंखों से अन्वी को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तभी उसे गोदाम के पिछले दरवाजे से कुछ आहट सुनाई दी। उसने महसूस किया कि कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी बेहोशी में चला गया। अथर्व के बेहोश होते ही वहां पर जोरावर कुछ आदमियों के साथ आया और बोला, इसे जल्दी से उठाओ और गाड़ी में डालो। वे लोग अथर्व को उठाकर वहां से ले गए। जोरावर की नजर वहां अपने आदमी और मानव के दो हिस्सों में बंटी लाश पर पड़ी तो उसने कहा, तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी मानव बेटा। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जोरावर गाड़ी में आ बैठा जिसमें अथर्व लेटा हुआ था और कहा, इसे बेहोशी का डबल डोज दो, वरना यह होश में आकर हमें यमलोक पहुंचा देगा। ड्राइवर, गाड़ी समुद्र तट की ओर ले चलो, वहां पर सब हमारे इंतजार में खड़े हैं। और हां, जाने से पहले इस गोदाम को उड़ा देना, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अन्वी जब गोदाम से बाहर भागकर आई तो रिदम गाड़ी की टेक लगाकर हाँफ रहा था। उसके सामने 10-15 लाशें पड़ी हुई थीं। अथर्व के अंदर जाने के बाद उन लोगों ने रिदम पर हमला कर दिया था। रिदम जो अभी संभल ही रहा था, उसने अन्वी को अपनी तरफ आते देखा। तभी 2 गाड़ियां वहां आकर रुकीं और उनमें से शिव, निर्भय, रोहन और हर्षित उतरे। दूसरी गाड़ी से वंश, राजेंद्र और विक्रांत उतरे। उन्हें देखकर अन्वी और रिदम हैरान रह गए। रिदम बोला, तुम सब और अंकल, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? शिव ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अथर्व कहां है? रिदम ने अन्वी की तरफ देखा और बोला, अथर्व इसे बचाने गया था और मैं बाहर संभाल रहा था। तभी सबकी नजर वहां चारों ओर बिखरी लाशों पर पड़ी। शिव ने अन्वी से पूछा, अथर्व कहां है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अन्वी रोते हुए बोली, अथर्व को गोलियां लगी हैं, मैं तुम्हें मदद के लिए बुलाने आई थी। वह बेहोश हो गया है, शायद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। शिव और बाकी सब गोदाम की तरफ भागे, लेकिन वे लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी गोदाम एक तेज धमाके के साथ उड़ गया। धमाका इतना तेज था कि सब लोग अपनी जगह पर लड़खड़ा गए। अन्वी और बाकी सब ने जोर से अथर्व कहकर चिल्लाया। अन्वी तो अथर्व के बारे में सोचकर बेहोश हो गई, जिसे रोहन ने गिरने से बचा लिया। वहीं शिव जलते हुए गोदाम की तरफ भागा। उसका ऐसा मूव देखकर रिदम और निर्भय ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। शिव रोते हुए और गुस्से में चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, उसमें अथर्व भी है, वो वहां से खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन निर्भय और रिदम ने उसे नहीं छोड़ा। दुख तो उन्हें भी था, लेकिन अथर्व ने रिदम से उन दोनों को ही संभालने के लिए कहा था। वहीं राजेंद्र अपने घुटनों पर बैठकर भीगी आंखों से उस जलते हुए गोदाम को देख रहा था जिसमें उसका बेटा था। वंश ने उनका कंधा पकड़कर उन्हें संभालना चाहा, तो वह वंश के गले लगकर फपक पड़ा और रोते हुए बोला, मेरा बेटा, मैंने उसे खो दिया, मैं बहुत बुरा बाप हूं। राजेंद्र यह कहते हुए बेहोश होकर वंश की बाहों में लुढ़क गया। वहीं विक्रांत ने अपनी बेहोश बेटी को देखा, जिसे बचाने के लिए अथर्व ने अपनी जान दे दी थी। रिदम शिव को संभालते हुए खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि अथर्व को गोली लग जाएगी। अगर अथर्व को वे लोग नहीं ले जा पाए होंगे, या फिर अथर्व ने उन्हें अंदर ही मार दिया होगा और फिर खुद बेहोश हो गया होगा, तो शायद उन्होंने सच में अथर्व को खो दिया है। यही सोचकर उसकी जान सूख रही थी। अब तो वह अन्वी के होश में आने के बाद ही पता कर पाएगा कि अंदर गोदाम में क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में सब लोग दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे थे और अथर्व व बाकी सबके आने का इंतजार कर रहे थे। विशाखा रागिनी को संभाल रही थी, जिसे सब लोग घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। शिव और बाकी सबको गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। सबका मन बुरी आशंकाओं से भरा हुआ था। तभी सबको गाड़ियों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में रोहन अन्वी को गोद में उठाकर अंदर लाते हुए दिखाई दिया। सब लोग उसके पास चले गए। तभी वंश और निर्भय बेहोश राजेंद्र को उठाकर अंदर लाते दिखे। यह देखकर सब लोग चौंक गए। कुछ ही देर बाद शिवलाल हो चुकी आंखों और थके हुए कदमों के साथ अंदर आया।
अन्वी और राजेंद्र को वहीं हॉल में सोफे पर लिटा दिया गया। सब लोग आ चुके थे सिवाय अथर्व के। पार्वती जी ने सभी पर सवाल दाग दिए और बोली, अथर्व कहां है? क्या वह बाहर गाड़ी लगा रहा है? सब लोग एक दूसरे को और फिर शिव को देखने लगे, जो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे रोते देखकर नरेंद्र जी उसके पास गए और उसके पास बैठकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन शिव कुछ कहने की बजाय उनके गले लग गया और रोते हुए बोला, वो चला गया दादाजी। उसे गोलियां लगी थीं और वो गोदाम में था। वो ब्लास्ट हो गया। उसकी बात सुनकर सब लोग घबरा गए। वहीं रागिनी की चीख निकल गई और वह रोते हुए बोली, नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम बस हमें डरा रहे हो। वह जरूर बाहर है, मैं उसे लेकर आती हूं। रागिनी यह कहते हुए बाहर भाग गई। वहीं पार्वती जी भी रोने लगी। नरेंद्र जी भी शिव की बात सुनकर घबरा गए थे, पर तभी उन्हें अथर्व की कही हुई बातें याद आईं। उन्होंने शिव को चुप करवाते हुए कहा, क्या तुम सब लोग भूल गए जो अथर्व ने कहा था? क्या वो इतना कमजोर है कि इतनी आसानी से मर जाएगा? अथर्व ने मुझसे कहा था कि वह अभी वापस नहीं आएगा, तो फिक्र मत करो, इस बार भी उसे कुछ नहीं होगा। पहले जब वो इंसान था तब भी बच गया था, तो अब तो वो इतना ज्यादा खतरनाक आदि मानव बन गया है, उसे कैसे कुछ हो सकता है? उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। तभी नरेंद्र जी फिर बोले, मुझे पूरा यकीन है वह जरूर वापस आएगा। शिव धीरे धीरे शांत होने लगा, फिर जल्दी से खड़ा हुआ और रिदम के सामने जाकर बोला, क्या यह सब अथर्व का प्लान था? रिदम हड़बड़ाते हुए बोला, हां, प्लान तो उसका यही था कि मैं अन्वी को लेकर बाहर आ जाऊं और वह उन लोगों के साथ उनकी मांद में जाकर उनका सफाया करेगा। लेकिन उसे गोली लगी है तो मसल्स फूलने से उसका ज्यादा खून बह गया होगा, और यह तभी मुमकिन है जब वह अपने असली रूप में आया हो। जब तक अन्वी होश में आकर नहीं बता देती कि वहां क्या हुआ, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वेरिसु के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। क्या अथर्व सचमुच उस धमाके में मारा गया है, या जोरावर उसे किसी और मकसद से अपने साथ ले गया है? क्या अन्वी फिर से अथर्व से मिल पाएगी, या उनकी किस्मतें हमेशा के लिए अलग हो गई हैं? जोरावर आखिर अथर्व को समुद्र तट पर क्यों ले जा रहा है? क्या वह किसी और भयानक प्रयोग की शुरुआत करने वाला है? क्या अथर्व के अंदर का आदि मानव अब पूरी तरह जाग चुका है? और अगर हां, तो क्या वह दोबारा खुद पर काबू रख पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अथर्व की मौत की खबर सुनने के बाद जब वो वापस लौटेगा, तो क्या वह वही पुराना अथर्व होगा, या फिर कुछ ऐसा बन चुका होगा जिसे खुद उसकी आत्मा भी पहचान नहीं पाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। इसलिए उन्होंने दूसरा बच्चा यानी मुझे प्लान किया, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही वह चल बसा। मॉम उसके बारे में सोचकर बहुत उदास हो जाती थीं, इसलिए मैंने कभी उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। जब अथर्व हमारे साथ था, तब एक बार फिर मेरे मन में एक भाई को लेकर इच्छा प्रबल हो गई। मैंने मॉम डैड से कहा कि जब अथर्व को होश आ जाएगा तो हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। वे भी इसके लिए तैयार हो गए थे कि अगर अथर्व की कोई फैमिली नहीं हुई तो जरूर हम उसे अपने साथ रखेंगे। फिर एक दिन पापा ने अचानक बताया कि हम इटली शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे डर था कि कहीं अथर्व की फैमिली में से कोई सामने आ गया तो वह हमसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गया और कुछ ही दिनों में हम इटली शिफ्ट हो गए। फिर निर्भय बोला, जब शिव की फैमिली इटली शिफ्ट हुई तो मैंने भी अपने घर में जिद पकड़ ली कि मुझे आगे पढ़ने के लिए इटली जाना है। मेरे घर में तो बाहर पढ़ने जाने की भी इजाजत नहीं थी, इसलिए थोड़ी मेहनत करने पर मॉम मान गई। दिक्कत हुई तो सिर्फ हर्षित को। उसकी बात सुनकर हर्षित बोला, हाँ दादू, मुझे इटली भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरी जिद के आगे हार मानकर उन्होंने भी मुझे भेज दिया। 2 महीने और गुजर गए थे, लेकिन अथर्व का हाल वैसा ही था। पापा का कहना था कि अथर्व जिंदा तो है पर उसका दिमाग नहीं। वह अंदर ही अंदर अपने दिमाग और दिल से लड़ रहा है। उसका दिमाग उसे उठने के लिए कहता और दिल नहीं उठने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अथर्व को कैसे ठीक करें। हम लोग वहां के कोलाज में जाने लगे थे। फिर एक दिन पापा के दोस्त यानी रिदम के मॉम डैड
भी वहीं शिफ्ट हो गए। पापा ने बताया कि वे उनके कॉलेज फ्रेंड हैं और एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जब अथर्व को देखा तो पापा से बोले कि वे कई सालों से बाघ पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने उनका डीएनए लेकर एक फार्मूला तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अगर अथर्व को वह इंजेक्ट कर दिया जाए तो अथर्व बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना बताया गया था, लेकिन सच कुछ और ही था। उस फार्मूले को सहन करना बहुत मुश्किल था। अगर अथर्व उसे सहन नहीं कर पाता तो वह मर भी सकता था। यह बात उन्होंने पापा से भी छुपाई थी। फिर उन्होंने वह फार्मूला अथर्व को इंजेक्ट कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही अथर्व का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इतना कि बर्फ की डोलियां पानी में रखी गई थीं। अथर्व ने फार्मूला सहन कर लिया था। वह उसे होस्ट भी कर चुका था। उसका शरीर सख्त हो गया था। जब सबने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसका सिर्फ एक ही जवाब था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसू के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। आखिर वो कौन थे जिन्होंने गोदाम से अथर्व को उठाया और क्यों उसे जिंदा रखना चाहते थे? क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था या फिर कोई पुराना प्रयोग फिर से दोहराया जा रहा है? अथर्व के अंदर जो फार्मूला इंजेक्ट किया गया था, क्या वह अब उसे इंसान से ज्यादा कुछ और बना चुका है? क्या उसके भीतर बाघ का डीएनए सक्रिय हो चुका है या कुछ उससे भी ज्यादा भयावह जन्म ले चुका है? 6 साल पहले के उस हादसे में सच में क्या हुआ था? क्या अथर्व का वहां गिरना सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा? क्या रिदम के माता पिता ने जो इलाज किया था वह सच में मदद के लिए था या किसी गुप्त मिशन की शुरुआत? और अगर अथर्व अब वापस आता है तो क्या वह वही पुराना अथर्व होगा जिसे सब जानते थे, या कुछ ऐसा बन चुका है जिससे ये दुनिया भी डर जाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। एक दिन अचानक अथर्व शिव का घर छोड़कर हमारे पास हॉस्टल में आकर रहने लगा। पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। फिर सब शिव को देखने लगे तो शिव ने कहा, वो इसलिए कि पापा ने अथर्व से धोखे से कुछ पेपर साइन करवा लिए थे जिनमें लिखा था कि अथर्व पर लीगली मॉम डैड का अधिकार है। अथर्व पापा पर बहुत गुस्सा हुआ था। उसका कहना था कि वह किसी का बेटा नहीं है, उसे अपने पेरेंट्स से और उनसे भी नफरत है। अथर्व के पीछे पीछे ही वह रात में उसके पास आ गया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस दिन अगर हम घर पर होते तो हमारे और रिदम के मॉम डैड हमारे साथ होते, वे भी जिंदा होते। ये कहते हुए शिव की आंखों में आंसू भर गए। तब निर्भय ने उसे समझाया कि उस दिन उसकी और अथर्व की कोई गलती नहीं थी। फिर रिदम आगे बोला, उस रात मैं घर पर ही था जब कुछ लोग घर में घुस आए। मैं अपने कमरे में था जब मुझे बाहर से आवाजें आने लगीं। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन मेरे रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे बस उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे लोग पापा से उस फॉर्मूला के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने जल्दी से शिव को फोन करके सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने मां को धमकाया तो मां ने उन्हें इतना बताया कि वह फॉर्मूला उन्होंने एक लड़के के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। वे उनसे आगे पूछते ही शायद पापा ने मॉम से बंदूक छीनकर गोली मार दी और खुद को भी शूट कर लिया। फिर उन्होंने शिव के पापा और मॉम से पूछा तो उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन अथर्व के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी और वहां से चले गए। आगे शिव ने कहा, हमें रिदम ने फोन करके बताया कि घर में कुछ लोग घुस गए हैं, तो हम सब घर के लिए निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो घर में चारों तरफ आग लगी हुई थी। हम सब बहुत डर गए। अथर्व जल्दी से खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और सबको बाहर निकाला। रिदम को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। अथर्व अपनी गलती मानने लगा कि अगर वह वहां से नहीं गया होता तो सब जिंदा होते। बहुत वक्त लगा हमें इन सब से बाहर आने में। फिर अथर्व ने सब कुछ अपने कंधों पर ले लिया, शिव और रिदम की जिम्मेदारी और कंपनी संभालने तक। बाद में अथर्व ने सब कुछ खंगालना शुरू किया कि किसने यह सब किया। उसे सब पता भी चल गया। उसने रिदम को ट्रेनिंग दी, उसे सेल्फ डिफेंस और बहुत कुछ सिखाया। फिर उसे उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। रिदम उन्हीं के बीच रहकर उनकी इंफॉर्मेशन अथर्व को देता और अथर्व उन्हें खत्म कर देता।
एक बार तो वह बिना बताए न्यूयॉर्क चला गया, वह भी झूठ बोलकर। वहां पर उसकी मुलाकात अन्वी से हुई और उसने उसे परेशान कर रहे लोगों को बुरी तरह मारा। वे लोग बस इतना जानते थे कि वह फॉर्मूला किसी लड़के में इंजेक्ट किया गया है, लेकिन किसमें ये नहीं जानते थे। उन्हें शिव और रिदम का पता था, लेकिन प्रीतम चेहरा बदलकर उनके साथ ही रह रहा था। तब उन्होंने शिव को किडनैप करने का प्लान बनाया। मानव यहां उस पर से नजर रखने के लिए ही आया था, लेकिन यहां रहकर उसे अथर्व के बारे में सब पता चल गया, और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। सब सुनने के बाद राघव बोला, लेकिन वे लोग हैं कौन? उन्हें उस फॉर्मूले के बारे में कैसे पता चला? तो रिदम बोला, मेरे डैड और उनके अमेरिकन दोस्त दोनों ही बाघों पर रिसर्च कर रहे थे। मेरे डैड इसे बस एक प्रयोग की तरह मान रहे थे। तभी वह जोरावर नाम के आदमी और दूसरे व्यक्ति से मिले। उन दोनों ने प्लान बनाया कि वे इस फॉर्मूले से एक पूरी फोर्स तैयार करेंगे और दुनिया के ज्यादातर देशों पर राज करेंगे। डैड को उनके प्लान की भनक लग गई थी, इसीलिए उन्होंने फॉर्मूले का सारा डेटा लेकर उसी रात देश छोड़ दिया और इटली चले गए। मुझे उन्होंने पढ़ाई के लिए पहले ही बाहर भेज दिया था, तो मैं भी उनके पास इटली पहुंच गया। सभी लोग खामोशी से यह सब सुन रहे थे। तभी रोहन बोला, अगर अथर्व ने जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ तो? निर्भय उसे घूरते हुए बोला, तू साले काली जुबान मत खोल शायद, इसलिए तो अथर्व तुझे मनहूस कहता है। रोहन उसे घूरते हुए बोला, तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अथर्व यहां नहीं है तो क्या हुआ? शिव बोला, लेकिन ट्रेनिंग हमें उसी ने दी है, तेरा भी अच्छा खासा बाजा बजा देंगे। रिदम बोला, कल रात 15 आदमियों को मैंने टपकाया। निर्भय 10-12 को संभाल सकता है और मैं तकरीबन 10 को। तुम जैसे 5 को तो हमारा छोटा बंदर हर्षित ही संभाल ले। रोहन उन सबकी बातें सुनकर झेप गया। नरेंद्र और राघव मुस्कुरा दिए। कुछ देर शांति छाई रही। फिर निर्भय ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा, इन सब में एक बात अच्छी हो गई। सबने पूछा, क्या? तो वह बोला, यही कि हमें यह पता चल गया कि अथर्व को सबसे ज्यादा प्यार अन्वी से है। तब रिदम भी बोला, हाँ, जो कभी हमारे लिए नहीं हुआ वह अन्वी के लिए 2 बार हो गया। मतलब उसका वो भयानक रूप अन्वी के सामने 2 बार आया। अन्वी बोली, नहीं, 3 बार। वहां न्यूयॉर्क में भी मैंने उसे ऐसे ही देखा था, बस उस वक्त मैं नशे में थी। फिर वह मुंह बनाते हुए बोली, तभी तो वो मुझे बेवड़ी कहता था शुरू में। उसकी बात सुनकर रागिनी को छोड़कर सब मुस्कुरा दिए। तभी रागिनी अन्वी के लिए जहर उगलते हुए बोली, और तुम्हारी वजह से ही अथर्व को गोली लगी। ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारे बाप की वजह से हो रहा है। तभी अन्वी बोली, मिसेस राठौर, पहले तो मैं सोच रही थी कि कैसे भी करके अथर्व को आप सबसे मिला दूं और किसी तरह उसे मेंशन में ही हमेशा के लिए रोक लूं, लेकिन अब मेरा भी मन बदल गया है। जिस तरीके से आपने मुझे और मेरे बच्चे को खतरे में डाला था ना, अब अथर्व मुझे यहां नहीं रहने देगा। अब आपका मेरे पति या मेरे बच्चे किसी पर भी कोई हक नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर शिव ने कहा, हां, अथर्व मेरा लीगली ब्रदर है, इसलिए मैं इस फैसले में अन्वी के साथ हूं। तभी विक्रांत बोला, मुझे इस औरत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अब वह हमारे साथ ही रहेगी। नरेंद्र जी बोले, और अपने पिता पर कितना भरोसा है तुम्हें? क्या वह अन्वी के लिए खतरा नहीं बनेंगे? अथर्व अन्वी और अपने सभी दोस्तों की जिम्मेदारी मुझे देकर गया है, तो वे यही हमारे साथ रहेंगे। अन्वी बोली, मत भूलिए मिस्टर राणा, यह सब कुछ आपकी बदौलत ही हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप यहां से जा सकते हैं। अन्वी की बात सुनकर विक्रांत बहुत दुखी हुआ। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बात करते हुए ही फोन उसके हाथ से छूट गया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? वह जल्दी से बोला, रोहन गाड़ी निकालो, पापा को सच में हार्ट अटैक आया है, उनका बचना मुश्किल बता रहे हैं। सब लोग चौंक गए। रोहन अपने पेरेंट्स को लेकर तुरंत निकल गया। नरेंद्र ने अन्वी से कहा, क्या तुम नहीं जाओगी? अन्वी ने ना में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद शिव रिदम की तरफ मुड़ा। तब वह बोला, अथर्व उसकी सजा चुन चुका था, इस बार वह नहीं बचेगा। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रणवीर राणा नहीं बच पाया। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार पर अन्वी को बहुत मुश्किल से मना कर ले जाया गया। पूरा राठौर परिवार, राघव राजावत और परिवार वहां शामिल थे। 2 महीने बाद अन्वी की प्रेगनेंसी को 2.5 महीने पूरे हो गए थे। अथर्व की अभी तक कोई खबर नहीं थी।
अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि उसे 3 बच्चे होने वाले हैं। सब लोग यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। अब उसे एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत थी, तो पार्वती जी और विशाखा मिलकर घर में अन्वी का ख्याल रखती थीं। शिव और रिदम ही अन्वी को चेकअप कराने ले जाते थे। अन्वी सबको दिखाने के लिए खुश थी, लेकिन इन दिनों उसे अथर्व की बहुत याद आ रही थी। रात को विशाखा ही उसके पास सोने लगी थी। राजेंद्र अब रागिनी से कम ही बात करता था। बाकी घर वाले भी उससे सिर्फ काम की बातें करते थे। शिव और रिदम ने उन्हें अन्वी के आसपास न जाने की सलाह दी थी। विराट की शादी फिलहाल के लिए टाल दी गई थी। रागिनी का बिहेवियर विराट के साथ अब भी ठीक था। उसने उससे कोई नफरत नहीं दिखाई थी। विराट का भी व्यवहार रागिनी के साथ अच्छा था। विराट और विशाखा ने खुद कहा था कि जब तक अथर्व वापस नहीं आ जाता तब तक वे शादी नहीं करेंगे। विराट की सोच अब अथर्व के लिए बदल चुकी थी। आखिर उसके हिस्से का दुख उसने भी झेला था। वह अपने साथ ऐसा व्यवहार इमेजिन भी नहीं कर सकता था जैसा अथर्व पर बीता था। हर कोई अथर्व के आने की राह देख रहा था, लेकिन इंतजार के अलावा वे कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे ही वक्त बीत गया और देखते ही देखते 10 महीने और निकल गए। पूरा 1 साल बीत चुका था अथर्व को गए हुए। शिव और रिदम के साथ साथ सभी अब टेंशन में थे। रिदम के कहे मुताबिक अथर्व 2-4 महीने में वापस आने वाला था, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। उन्होंने अब उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। रिदम ने यूरोप के कई देशों में तलाश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसू के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। अथर्व आखिर कहां गायब हो गया था? क्या वह अब भी जिंदा है या किसी ने उसके साथ कोई साजिश रची है? क्या अन्वी के तीनों बच्चे भी अथर्व की तरह किसी रहस्यमयी ताकत के असर में हैं? क्या यही वजह है कि वे बाकी बच्चों से अलग नजर आ रहे हैं? विराट और विशाखा ने अथर्व का नाम लेकर जो कसम खाई है, क्या वे उसे निभा पाएंगे या हालात उन्हें तोड़ देंगे? क्या रागिनी अपने पुराने गुनाहों पर पछताएगी या उसकी नफरत फिर से राठौर परिवार पर कोई नया तूफान लेकर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब अथर्व लौटेगा तो क्या वह वही पुराना अथर्व होगा या फिर एक ऐसा चेहरा लेकर आएगा जिसे कोई पहचान नहीं पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। जाने लगा, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उसका शरीर सामान्य नहीं हो पाया। उन लोगों ने उसे लोहे की जंजीरों में बांध रखा था और अब तक न जाने कितनी लड़कियों को उसके पास भेजा था। कुछ भी अथर्व की सोच के मुताबिक नहीं हुआ। उल्टा वह यहां 1 साल से फंसा हुआ था। आज भी जब वह बेहोश था तब वहां जोरावर और वह अमेरिकी आदमी आया। वह आदमी बोला, कुछ भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं हुआ है। हम अभी तक इस लड़के का सैंपल ही नहीं ले पाए। इसके जैसे क्या खाक बनाएंगे? तब जोरावर बोला, मानव ने तो मुझे इसकी ऐसी किसी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उल्टा इसकी तो शादी हो गई थी और ये अपनी बीवी को आराम से छुपा रहा था। मैंने खुद देखा था उसे वीडियो में, जिसमें यह उसे बचा रहा था। यह सुनकर अमेरिकी आदमी की आंखें चमक उठी और वह बोला, तो तुम अब तक क्या सोच रहे हो? इसकी बीवी को उठाओ और यहां लेकर आओ। एक बार फिर वही हमारे मकसद को पूरा करेगी। जोरावर भी खुश होकर बोला, यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हम ऐसा ही करेंगे। फिर उन्होंने अपने लोगों को अथर्व का ध्यान रखने को कहा और उसके खाने पीने की हर जरूरत पूरी करने के लिए कहा, ताकि अथर्व अपनी शारीरिक ताकत वापस पा सके, क्योंकि उन्हें उसकी पूरी ताकत में ही उसका सैंपल चाहिए था। वे उसे गुस्सा दिलाकर भी सैंपल ले सकते थे, लेकिन कोई उसके पास जा नहीं सकता था। अगर जाता तो मारा जाता। अब उन लोगों ने अन्वी को किडनैप करने का प्लान बनाया था, जो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। उन्हें लगता था कि वह अथर्व की कमजोरी है, लेकिन वे यह भूल गए थे कि अन्वी के लिए अथर्व ने मानव को कितनी भयानक मौत दी थी। वहीं मेंशन में शाम को सब लोग ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। अब सब जल्दी काम खत्म करके बच्चों को खिलाने के लिए तैयार रहते थे। राजेंद्र भी बच्चों को खूब प्यार करता था। उसे पता था कि जब अथर्व वापस आएगा तो वह उसे और रागिनी को बच्चों के करीब भी नहीं आने देगा। इसलिए वह अभी उनके साथ समय बिताकर प्यार भरी यादें बना रहा था। रागिनी भी बच्चों के आसपास मंडराती रहती थी।
अन्वी उसका मन समझकर कभी कभी बच्चों को अकेला छोड़ देती थी ताकि रागिनी उनके साथ खेल सके। राघव और पूनम भी अपने परिवार के साथ हफ्ते में 2-3 बार वहां आ जाते थे। अथर्व के बच्चों और उसके दोस्तों की हरकतें देखकर उनकी हंसी नहीं रुकती थी। हर्षित भी लगभग रोज वहां आ धमकता था। आज भी पूनम और हर्षित शाम को मेंशन पहुंचे। तीनों बच्चे उठ चुके थे। शिव, निर्भय और हर्षित तीनों नीचे बैठे थे। निर्भय की गोद में उसका फेवरेट विहान खेल रहा था। निर्भय उसे खिलाते हुए बोला, मेरा शेर तू अपने निर्भय चाचू जैसा बनेगा, है ना विहान? उसकी बात सुनकर विहान खिलखिलाकर हंस पड़ा। सब लोग हंसने लगे। फिर निर्भय ने रूहानी को खिलाना शुरू किया और बोला, मेरी रूहानी बिल्कुल मेरे जैसी स्वीट और अपने पापा की चहेती बनेगी, है ना रूहानी? तब रूहानी भी अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाकर जवाब देती, जिससे सब मुस्कुरा देते। वहीं हर्षित अद्विक को गोद में लिए बैठा था, जो थोड़ा अथर्व की तरह गंभीर था। वह बोला, अभी से तुझमें अथर्व के कुछ ज्यादा ही गुण आ गए हैं, जो हंसने में भी कंजूसी करता है। तभी अद्विक ने उसका गाल नाखूनों से खरोंच दिया। हर्षित दर्द से आहकर उठा। उसी वक्त रिदम नीचे आता हुआ बोला, अद्विक बेटा, अपने पापा के सबसे लाडले बच्चे को चोट नहीं पहुंचाते, वरना तेरा बाप हमारी तरह तेरी भी खाल उधेड़ देगा। अद्विक टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने एक लात रिदम के झुके हुए चेहरे पर दे मारी। तभी अन्वी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और डांटते हुए बोली, हर मामले में अपने बाप पर गया है, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। पर अद्विक यह सुनकर हंसने लगा। रिदम अपना गाल मसलते हुए बोला, अन्वी, बाकी दोनों तो ठीक हैं, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना, अपने बाप की तरह थोड़ा ज्यादा ही चालाक है। बाकी सब लोग अद्विक को हैरानी से देख रहे थे। तभी रोहन अपनी गोद में अपने बेटे दिव्यांग को लेकर वहां आया और बोला, जैसे हर्षित इसके बाप का बच्चा है, वैसे ही मैं इसके बच्चे को ले आया हूं, ताकि यह अब आराम से शांत हो जाए। सबने उसकी तरफ देखा तो किंजल भी उसके पीछे आ रही थी। फिर उन्होंने चारों बच्चों, अद्विक, विहान, रूहानी और दिव्यांग को साथ में लिटा दिया। चारों आपस में खेलने लगे। सब उन्हें देखकर खुश हो गए। तभी रोहन शिव से बोला, कुछ पता चला अथर्व के बारे में? रिदम बोला, नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। रोहन ने सिर हिलाया और फिर अन्वी से बोला, अन्वी, क्या तुम कल ऑफिस आ सकती हो? हम एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, तो तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। तब अन्वी बोली, भाई, मैंने एक फैसला लिया है, मैं कंपनी छोड़ रही हूं और अपने शेयर्स भी आपके नाम करना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। तभी रोहन बोला, पर अन्वी, वह कंपनी हम दोनों की बराबर की है। अन्वी बोली, भाई प्लीज, मैं इन तीनों बच्चों को संभालने में ही थक जाती हूं। कंपनी का काम अब मुझसे नहीं होगा। ऊपर से इन तीनों की हरकतें भी अजीब हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोहन बोला, लेकिन बिना अथर्व से पूछे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आने के बाद यह सब जानकर तुम पर गुस्सा हुआ तो? तभी शिव बोला, फिक्र मत करो, अथर्व की तरफ से मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि वह कुछ नहीं कहेगा। आगे चलकर अगर अन्वी को बिजनेस करना होगा तो वह हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी। अथर्व को बिजनेस या प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। हमारी खुद की कंपनी का 70% प्रॉफिट अनाथालय और ट्रस्ट को जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को सच में अब ज्यादा केयर की जरूरत है। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वेरिसु के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। क्या अथर्व सच में जिंदा है या उसके साथ किए जा रहे प्रयोगों ने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी है? क्या अन्वी तक पहुंचने की कोशिश में रिदम और बाकी लोग किसी बड़े जाल में फंसने वाले हैं? क्या अथर्व के बच्चों में भी वही रहस्यमयी शक्तियां जागने लगी हैं जो कभी अथर्व में थीं? क्या जोरावर और वह अमेरिकी वैज्ञानिक अन्वी को सच में पकड़ पाएंगे या अथर्व का प्यार ही उनका सबसे बड़ा विनाश बनेगा? क्या अन्वी का कंपनी छोड़ना महज एक मां का फैसला है या उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अन्वी बोली, भाई प्लीज, मैं इन तीनों बच्चों को संभालने में ही थक जाती हूं। कंपनी का काम अब मुझसे नहीं होगा। ऊपर से इन तीनों की हरकतें भी अजीब हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोहन बोला, लेकिन बिना अथर्व से पूछे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आने के बाद यह सब जानकर तुम पर गुस्सा हुआ तो? तभी शिव बोला, फिक्र मत करो,
अथर्व की तरफ से मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि वह कुछ नहीं कहेगा। आगे चलकर अगर अन्वी को बिजनेस करना होगा तो वह हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी। अथर्व को बिजनेस या प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। हमारी खुद की कंपनी का 17% प्रॉफिट अनाथालय और ट्रस्ट को जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को सच में अब ज्यादा केयर की जरूरत है। अब आगे। उसकी बात से अथर्व के सारे दोस्त सहमत थे। तब रोहन बोला, ठीक है, लेकिन मैं शेयर तुम्हारे तीनों बच्चों के नाम पर करूंगा और तुम्हें कल ऑफिस आना ही पड़ेगा। प्लीज कल आ जाओ। तब पार्वती जी बोली, ठीक है बेटा, अन्वी तुम कल चली जाओ। और रोहन बेटा, अन्वी को तुम खुद रिसीव करने आ जाना, वह अकेले नहीं जाएगी। तभी रिदम बोला, दादी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद अन्वी को वहां छोड़ने जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। तो अन्वी भी मान गई। कुछ देर बाद पूनम हर्षित को लेकर वहां से चली गई और रोहन भी किंजल के घर रुकने वाला था तो वह उसके साथ चला गया। निर्भय भी अपने घर जा चुका था। फिर सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। बच्चे कुछ देर रिदम के साथ खेल रहे थे। फिर अन्वी उन्हें अपने पास ले आई और सुलाने लगी। वे तीनों ही खेलकर थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। फिर अन्वी भी सो गई। अगले दिन सुबह जब अन्वी उठी तो उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे आज कुछ होने वाला हो। उसने तीनों बच्चों को देखा तो वे उठ चुके थे और चुपचाप खेल रहे थे। उन्हें देखकर अन्वी मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग क्यूट किड्स। यह सुनकर तीनों ही खिलखिलाने लगे। अन्वी ने उनकी नैनी को बुलाया जो सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी और बच्चों को नीचे ले जाने के लिए कहा। नैनी बच्चों को लेकर चली गई। फिर अन्वी नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहीं नीचे राजेंद्र और नरेंद्र बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुला लिया। राजेंद्र ने विहान को गोद में ले लिया। अद्विक से तो उसे डर लगता था क्योंकि वह उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता था और उसका हाथ पैर भी कुछ ज्यादा ही चलते थे। रूहानी और अद्विक को नरेंद्र जी खिला रहे थे। कुछ देर बाद अन्वी नीचे आई और नैनी की मदद से बच्चों को नहलाया। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तब रिदम ने अन्वी से कहा, क्या तुम तैयार हो? तो अन्वी ने हां कहा। फिर बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी दादी। आप लोग इन तीनों को संभाल लेना और भूख लगने पर डॉक्टर का बताया हुआ पाउडर वाला दूध पिला दीजिएगा। तभी पार्वती जी बोली, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, आराम से अपना काम खत्म करके आना। नाश्ता करने के बाद अन्वी ने तीनों बच्चों को प्यार से निहारा और जाने लगी। तभी अद्विक ने उसकी उंगली पकड़ ली, जिसे अन्वी ने बहुत मुश्किल से छुड़ाया। पार्वती जी हंसते हुए बोली, लगता है ये तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तो अन्वी ने अद्विक का सिर चूमा और कहा, मम्मा जल्दी आ जाएगी। फिर वह मेंशन से बाहर निकल गई। रिदम ने अन्वी को उसकी कंपनी छोड़ा और फिर गाड़ी लेकर कहीं निकल गया। उसने अपनी गाड़ी बेसमेंट के बाहर घने जंगल से लगती सड़क पर रोकी और फिर बेसमेंट में चला गया। वहां एक आदमी बंधा हुआ था और अथर्व के गार्ड उससे पूछताछ कर रहे थे। वह आदमी कल रात से ही मेंशन पर नजर रख रहा था, जिसे रिदम ने अपनी बालकनी से देख लिया था। रिदम बोला, किसने भेजा है तुम्हें? तो वह आदमी बोला, देखो मुझे नहीं पता, मैंने बस फोन पर बात की थी। उन्होंने मुझे मेंशन पर नजर रखने के लिए कहा था। रिदम ने उसका फोन लिया और अपने आदमी को देते हुए कहा, इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। इन सब के बीच वह अन्वी को पूरी तरह भूल चुका था। वहीं दूसरी तरफ अन्वी ने वह बड़ा प्रोजेक्ट देखा और साइन करते हुए बोली, अब मैं चलती हूं। तब रोहन बोला, तुम जाओगी कैसे? रिदम को बुला लो। अन्वी ने रिदम को फोन किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। तो रोहन बोला, तुम कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। तो अन्वी ने हां में सिर हिलाया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद रोहन उससे लेकर मेंशन जाने के लिए निकल गया। वे लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी एक गाड़ी ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। रोहन बाहर निकल गया और गुस्से में उन लोगों से उलझ गया। उन लोगों ने उसे बहुत पीटा। तभी अन्वी भी उसकी मदद के लिए बाहर निकली, लेकिन उन्होंने अन्वी के मुंह पर एक स्प्रे मारा और अगले ही पल अन्वी बेहोश हो गई। उन्होंने रोहन को वहीं उसी हालत में छोड़ दिया और अन्वी को गाड़ी में डालकर निकल गए। लगभग 3 घंटे बाद रिदम रोहन की कंपनी पहुंचा तो उसे पता चला कि रोहन अन्वी को लेकर वहां से निकल गया है। रिदम टेंशन में आ गया क्योंकि उसे पहले ही पता था कि हवेली पर नजर अन्वी के लिए रखी जा रही थी। उसने तुरंत गाड़ी मेंशन की तरफ मोड़ी। रास्ते में उसे एक गिरी हुई गाड़ी और उसके पास कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। उसने पहले उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन आगे जाते वक्त देखा कि वह तो रोहन की ही गाड़ी थी।
वह जल्दी से वहां पहुंचा तो देखा कि गाड़ी खाली है। पूछने पर पता चला कि उस लड़के को अस्पताल ले जाया गया है और वह गाड़ी में अकेला ही मिला था। अब रिदम डर गया था। उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ी और निर्भय व शिव को भी सिचुएशन के बारे में बताया। वे लोग भी अस्पताल के लिए निकल गए। शाम को मेंशन में नरेंद्र जी और पार्वती जी बच्चों को संभाल रहे थे। अद्विक किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तभी शिव, रिदम और निर्भय तीनों रोहन को लेकर वहां आ गए। रोहन के शरीर पर चोटों के निशान थे। नरेंद्र जी ने सबसे पूछा, यह क्या हुआ रोहन को? और अनवी कहाँ है? उसे बुलाओ जल्दी, अद्विक हमसे नहीं संभल रहा। तब शिव ने रिदम की तरफ देखा तो रिदम बोला, वो लोग अनवी को भी अपने साथ ले गए दादाजी। उनकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। फिर रिदम ने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। पार्वती जी बोली, हे भगवान, न जाने मेरे बच्चों की मुसीबत कब दूर होगी। अथर्व पहले से ही वहां फंसा हुआ है, अब अनवी को भी वो लोग ले गए। यहां बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। अद्विक तो सिर्फ उसी के पास जाकर शांत होता है। रिदम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक खुश होते हुए बोला, मिल गया रास्ता जो हमें अनवी और अथर्व तक पहुंचाएगा। निर्भय बोला, क्या पागल हो गया है तू? ऐसी हालत में इतना खुश कैसे हो सकता है? तो रिदम बोला, वो लोग अनवी को लेकर गए हैं। इसका मतलब अब तक उन्हें अथर्व का सैंपल नहीं मिला है और इसी वजह से उन्होंने अनवी को उठाया है। अब हम अनवी के जरिए उन तक पहुंचेंगे। शिव बोला, पर कैसे? रिदम बोला, भुला दिया क्या? वही ट्रैकिंग डिवाइस जिससे हम हर बार अथर्व की लोकेशन ट्रेस करते थे। अथर्व ने वो डिवाइस अनवी के मंगलसूत्र में फिट किया था। मैं अभी एक टीम लेकर अनवी को ट्रेस करता हूं और उनके पीछे निकलता हूं। तुम सब यहां बच्चों का ध्यान रखना। रिदम इतना कहकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो निर्भय और शिव ने उसे पकड़ लिया और एक साथ बोले, हम भी तेरे साथ जाएंगे। तो रिदम बोला, और बच्चों को कौन देखेगा? इस बार मुझे तुम दोनों पर नहीं, बच्चों पर ध्यान देना है। वहां खतरा है। अगर मैं तुम्हें भी साथ ले गया तो अथर्व मुझे वहीं पर गाड़ देगा, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में लाया। हमें वहां जाकर उसकी मुश्किल बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। और यहां बच्चे किसी से नहीं संभलेंगे। तुम दोनों को अथर्व की कसम। उसकी आखिरी बात सुनकर शिव और निर्भय दोनों उसे खो जाने वाली नजरों से घूरने लगे। फिर शिव बोला, ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए मैं यहां रुक जाऊंगा, वरना कसम वसम में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। कुछ ही देर बाद रिदम ने पूरी टीम लेकर अनवी को ट्रेस करना शुरू किया। उसने मेंशन के गार्डन में एक चॉपर मंगवाया और उसमें बैठकर मेंशन से निकल गया। रिदम अपनी गाड़ियों की पूरी टीम लेकर अनवी को ट्रेस करते हुए मनाली पहुंच चुका था। वह हैरान था कि उन लोगों ने अथर्व को किसी दूसरे देश में ले जाने के बजाय इंडिया में ही रखा हुआ है, जबकि वह न जाने कितनी बार न्यूयॉर्क, इटली और अन्य देशों में उन्हें ढूंढ चुका था। एक घने जंगल से बाहर आकर गाड़ी रुकी, जिसमें से कुछ लोग अनवी को लेकर अंदर चले गए। रिदम भी उन लोगों के पीछे लग गया। उनका पीछा करते हुए वह लोग जंगल के बीचों बीच आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पुराना सा फार्म हाउस बना हुआ था, जिसके चारों तरफ कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए पहरा दे रहे थे। अनवी को वे लोग उस घर में ले गए। रिदम ने सभी गार्ड्स को गन पर साइलेंसर लगाने के लिए कहा और छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने उन सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बाहर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तब रिदम सभी को लेकर उस घर में घुस गया। अंदर जाते ही रिदम और सभी गार्ड्स ने पूरा फार्म हाउस खंगाल मारा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं मिला। रिदम और उसके सभी गार्ड्स हैरान थे, क्योंकि उन्होंने खुद उन लोगों को अनवी को अंदर ले जाते हुए देखा था। रमेश ने रिदम से कहा, सर, अंदर तो कोई भी नहीं है। वो लोग अनवी मैडम को लेकर यहीं तो आए थे। इस पर रिदम ने सभी को आदेश देते हुए कहा, सब जगह चेक करो, एक एक चीज बारीकी से देखो, यहां तक कि फ्लोर भी। जरूर कोई खुफिया रास्ता है। फिर सभी लोग जल्दी से हर जगह तलाश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अनवी को होश आ रहा था। उसका सिर भारी था। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुली तो उसने खुद को किसी लैब जैसी जगह पर पाया और चौंक गई। वहां सफेद कोट पहने कुछ वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। कोई छोटी छोटी कांच की शीशियों में दवा डाल रहा था तो कोई कुछ और मिला रहा था। तभी सामने से दरवाजा खुला और एक अमेरिकन आदमी अंदर आया। वह बोला, तुम्हें होश आ गया, अच्छा है, अब हमारा काम जल्द पूरा हो जाएगा। अनवी उठकर खड़ी हुई और उसने एक लात उस आदमी के पेट पर दे मारी।
वह आदमी पेट पकड़कर नीचे बैठ गया और गुस्से से अन्वी की तरफ देखने लगा। तभी उसके आदमी आकर अन्वी को पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट अन्वी की तरफ बढ़ा, उसके बालों को पीछे से पकड़कर खींचा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी जोरावर वहां आते हुए बोला, रॉबर्ट, शांति से काम करो, हमें इस लड़की की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट रुक गया और अपना हाथ नीचे करते हुए बोला, उस लड़के को इंजेक्शन दे दिया क्या? जोरावर बोला, हां, अब इस लड़की को उसके पास छोड़ दो। अन्वी गुस्से से बोली, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहीं भी किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल होगा। जोरावर हंसते हुए बोला, ओ, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हम तुम्हें किसके पास भेज रहे हैं? वह आगे बोला, हम तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज रहे हैं। फिर जोरावर ने अपने आदमियों से कहा, इस लड़की को उस कमरे में फेंक दो और कुछ देर के लिए दरवाजा बाहर से बंद कर देना। अथर्व का नाम सुनकर अन्वी चौंक गई। तभी उन लोगों ने उसे घसीटते हुए एक कमरे में फेंक दिया जिसमें अथर्व था। वहीं दूसरी तरफ रिदम को फार्म हाउस के पीछे एक स्टोर रूम मिला जिसके नीचे की सतह लकड़ी की थी। उसने जल्दी से वहां से कालीन हटाया और नीचे एक दरवाजा देखकर खुश हो गया। वह उसे खोलकर सीढ़ियां में उतरते हुए नीचे जाने लगा। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे थे। नीचे बेसमेंट था जहां काफी सारे लोग हथियारली पहरा दे रहे थे। बेसमेंट की एक दीवार पर लोहे का एक दरवाजा था जो बंद था। पहले तो रिदम और उसके गार्ड्स ने साइलेंसर लगी बंदूकों से उन सभी पर एक साथ फायरिंग कर दी। सबको खत्म करने के बाद रिदम ने उस दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। रिदम ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और दरवाजे का पासवर्ड हैक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अन्वी को उन लोगों ने कमरे में फेंककर दरवाजा बंद कर दिया था। अन्वी नीचे गिर गई। उसने जल्दी से अपना सिर उठाकर इधर उधर देखा तो एक बड़े से पिंजरे में कोई इंसान लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बंधा हुआ था और हल्के हल्के कराह रहा था। अन्वी जल्दी से उठकर उसके पास गई। उन लोगों ने करंट बंद करके पिंजरे को खोल दिया था। अन्वी जल्दी से अथर्व के पास पहुंची, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, अथर्व, उठो, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? अथर्व ने आंखें खोली और अन्वी को सामने देखकर चौंकते हुए बोला, अन्वी, तुम यहां कैसे आई? अन्वी बोली, वो लोग मुझे किडनैप करके यहां लाए हैं। तुम उठो, और ये तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अथर्व बोला, उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया है। तुम एक काम करो, ये लॉक तोड़ने की कोशिश करो। अन्वी ने अथर्व के हाथ में बंधी मोटी चैन पर लगे लॉक को देखा और आसपास देखने लगी। उसे वहीं एक मोटी लोहे की रॉड मिली। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा अंदर से लॉक किया और अथर्व के हाथ से कुछ दूर लगे ताले को तोड़ने लगी। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वैरिसु के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। क्या रिदम का ट्रैकिंग प्लान सच में काम करेगा, या अन्वी को यहां लाकर जिसने जो खेल खेला उसका असली मकसद कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक पता नहीं चला। अथर्व की अचानक बदलती हालत, लाल पीली आंखें, गुस्से की तीव्रता और ड्रग प्रभाव, क्या वह अब वही आदमी रहा जो वे जानते थे, या उसके अंदर कुछ नया, खतरनाक और अनजाना जाग चुका है? उन रहस्यमय साइंटिस्ट्स और लैब का राज क्या है? वे किस सैंपल की तलाश में इतने पागलपन तक जा रहे हैं, और उस सैंपल का संबंध अथर्व और अन्वी से कितना गहरा है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अथर्व, उठो, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? अथर्व ने आंखें खोली और अन्वी को सामने देखकर चौंकते हुए बोला, अन्वी, तुम यहां कैसे आई? अन्वी बोली, वो लोग मुझे किडनैप करके यहां लाए हैं। तुम उठो, और ये तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अथर्व बोला, उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया है। तुम एक काम करो, ये लॉक तोड़ने की कोशिश करो। अन्वी ने अथर्व के हाथ में बंधी मोटी चैन पर लगे लॉक को देखा और आसपास देखने लगी। उसे वहीं एक मोटी लोहे की रॉड मिली। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा अंदर से लॉक किया और अथर्व के हाथ से कुछ दूर लगे ताले को तोड़ने लगी। अब आगे, लेकिन ताला बहुत मोटा और मजबूत था। तब अन्वी वहीं कुछ और ढूंढने लगी।
अथर्व का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसका तापमान बढ़ रहा था। वह भूखी नजरों से अन्वी को देख रहा था और बार बार अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी अन्वी के हाथ 2 चाबियां लगीं जो स्क्रू खोलने के काम आती थीं। उसने वह चाबियां लीं और जल्दी से ताले में दोनों को एक साथ फंसाकर उल्टी दिशा में घुमाने लगी। बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। उसका चेहरा जोर लगाने से लाल हो गया था। अथर्व उसकी तरफ देख रहा था। तभी ताले के टूटने की आवाज आई, जिससे अथर्व का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। अन्वी ने जल्दी से वह चैन अथर्व के हाथ से निकाली। अथर्व का एक हाथ आजाद हो गया। उसने एक हाथ से ही अन्वी को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगाकर कसकर गले लगा लिया। अन्वी उससे अलग होते हुए बोली, रुको, मैं दूसरा ताला भी तोड़ती हूं। अथर्व ने अन्वी को खुद से अलग नहीं होने दिया और कहा, नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। यह कहते हुए अथर्व ने अन्वी के होंठों को कसकर चूमना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अन्वी अथर्व से अलग हुई और उसका चेहरा देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अन्वी बोली, क्या हमें अब कुछ करना चाहिए? तो अथर्व खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, तुम वो दरवाजा अनलॉक कर दो, उन लोगों को अंदर आने दो। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें यहां लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अथर्व की आंखें अब पीली हो चुकी थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अन्वी ने अथर्व का एक हाथ खोल दिया था और अब अथर्व का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अन्वी को अपने पास महसूस करके अथर्व काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। तभी अन्वी बोली, लेकिन तुम्हारा एक हाथ। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, रिदम यहां पहुंचता ही होगा। पहले तो अन्वी हैरान हुई, पर फिर उसने अथर्व की बात मानकर जल्दी से जाकर दरवाजा अनलॉक कर दिया। वहीं अन्वी को अंदर गए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। तब जोरावर बोला, अब तक तो वो अपनी लास्ट मोमेंट पर होगा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। वो लोग बेशर्मों की तरह अंदर की सिचुएशन सोचे बिना दरवाजा खोलकर अंदर चले गए और अंदर जाकर वे चौंक गए। उधर रिदम ने बड़े दरवाजे का पासवर्ड हैक कर लिया था और गार्ड्स को लेकर अंदर चला गया। वहां कुछ आदमी और कुछ साइंटिस्ट थे जो अचानक हुई हलचल से हड़बड़ा गए। अंदर जाते ही रिदम के आदमियों ने उन गार्ड्स को मार गिराया और साइंटिस्ट्स को गन पॉइंट पर ले लिया। वहीं जोरावर और रॉबर्ट दरवाजे पर खड़े होकर अंदर का नजारा देख रहे थे, जो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। उन्हें लगा था कि अथर्व अन्वी के साथ उलझा होगा, लेकिन यहां तो अन्वी पिंजरे से बाहर खड़ी थी और अथर्व पिंजरे के अंदर पीली आंखों से उन दोनों को घूर रहा था। तभी उन्हें अपने पीछे शोर महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रिदम और उसके गार्ड्स ने सभी आदमियों को मार गिराया था और जो 6-7 साइंटिस्ट थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो दोनों अंदर से फंस चुके थे। रिदम जल्दी से दोनों के पास पहुंचा और उसने रॉबर्ट को एक किक मारी। वो अंदर पिंजरे के पास जाकर गिर पड़ा। जोरावर जल्दी से अन्वी के पास गया, गन निकालकर उसके सिर पर तान दी और बोला, रुक जा लड़के, वरना इस लड़की को यही मार दूंगा। रिदम ने तुरंत उसके हाथ पर गोली चला दी। उसके हाथ से गन नीचे गिर गई। अन्वी ने जल्दी से भागकर वो गन उठा ली। जोरावर ने अपना हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम सब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। तभी रिदम ने उसके मुंह पर लात मारते हुए कहा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए तो तुम अन्वी को उठाकर यहां ले आए। तुम लोगों ने सोचा कि अन्वी उसकी कमजोरी है, लेकिन असल में वही उसकी ताकत है। जरा देख उस तरफ। रिदम की बात सुनकर जोरावर ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने अपना हाथ झटका और उसका दूसरा हाथ भी आजाद हो गया था। वह अब अपने भयानक रूप में आ चुका था। उसका शरीर फूलने लगा था। गुस्सा चरम सीमा पर था। रिदम दोनों से बोला, जो सैंपल लेने के लिए तैयार थे वो देखो अब क्या होता है। अथर्व पिंजरे से बाहर निकल आया था। उसके सामने ही रॉबर्ट पड़ा था। रॉबर्ट ने तुरंत अपनी गन निकाली और अथर्व पर फायर कर दिया। अथर्व एक साइड हट गया, लेकिन एक गोली उसके कंधे में जा लगी। अथर्व ने बिजली की तेजी से उसके हाथ से गन झटक दी और उसकी गर्दन पकड़कर एक झटके में उखाड़ फेंकी। उसकी गर्दन जाकर सीधा जोरावर के कदमों में गिरी। यह देखकर सबकी रूह कांप गई। रिदम तुरंत अन्वी के पास आया और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अथर्व अब जोरावर के सामने था, जिसकी आवाज डर से नहीं निकल रही थी। अथर्व ने रॉबर्ट के सिर पर जोर से पैर रखकर दबाया
उसका सिर कुचल गया। जोरावर यह देखकर चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और घबराते हुए बोला, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तब अथर्व उसके पास जाकर बोला, अपने देश से गद्दारी करने चला था तू। मेरे शिव को रुलाया है तूने, रिदम के पेरेंट्स को मारा और सबसे बड़ी भूल, मेरी अन्वी पर गन तान दी। यह कहकर अथर्व जोर से दहाड़ा और अपने हाथ का पंजा बनाया। उसने जोरावर के सीने पर वार किया, उसकी हड्डियां तोड़ डाली और उसका दिल निकालकर मुट्ठी में भींच लिया। बाहर सबको पहले अथर्व की दहाड़ सुनाई दी, फिर जोरावर की चीख और फिर सब शांत हो गया। रिदम और अन्वी घबराते हुए अंदर आए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अथर्व के सामने जोरावर का शव पड़ा था, उसका सीना खुला हुआ और अथर्व के हाथ में उसका दिल था। अथर्व ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे वह दिल पूरी तरह कुचल गया। फिर उसने अन्वी और रिदम की तरफ देखा। उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और वह नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। उसके कंधे से अब भी खून बह रहा था। रिदम और अन्वी तुरंत उसके पास पहुंचे। वहां मौजूद 2 डॉक्टरों ने वहीं उसका इलाज शुरू किया। बाकियों को रिदम ने गन से शूट कर दिया था। अब वहां सिर्फ उनके गार्ड 2 डॉक्टर रिदम और अन्वी थे। एक डॉक्टर बाहर आया और डरते हुए बोला, देखिए, इनका ब्लड बहुत बह गया है, हमें खून चाहिए। रिदम को शिव को साथ न लाने का पछतावा हुआ। सबका ब्लड ग्रुप चेक किया गया। अन्वी का ग्रुप मैच कर गया तो अन्वी ने अथर्व को खून दिया। कुछ घंटे बाद अथर्व की हालत स्टेबल थी। उसे जंगल से बाहर निकालकर गाड़ी में अन्वी के पास बिठाया गया। वो लोग अब गाड़ी से निकल रहे थे। गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि जंगल के बीच एक तेज धमाका हुआ। अन्वी ने घबराकर पूछा, रिदम, वो दोनों डॉक्टर, उनका क्या हुआ? रिदम बोला, जो वहां मौजूद सब लोगों का हुआ। अन्वी बोली, लेकिन उन्होंने तो अथर्व की जान बचाई थी। रिदम ठंडे स्वर में बोला, वो लोग अथर्व के बारे में बहुत कुछ जानते थे, आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकते थे। ऐसे लोगों के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। अन्वी ने पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अथर्व भी कह रहा था कि तुम कुछ देर में पहुंच जाओगे। रिदम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे मंगलसूत्र की ताकत थी जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। अन्वी सब समझ गई। फिर रिदम बोला, जल्दी से शिव को फोन करो और बता दो कि हम वापस आ रहे हैं। वहां सब लोग परेशान हो रहे होंगे। मेंशन में सब लोग टेंशन में बैठे हुए थे। राघव भी अपने परिवार के साथ वहीं था। विक्रांत भी अपनी पत्नी को लेकर पहुंच चुका था। शिव निर्भय और हर्षित बच्चों को गोद में लिए बैठे थे, जो उनके अलावा किसी से नहीं संभल रहे थे। दोपहर से रात हो गई थी। लगभग 8 घंटे बीत चुके थे रिदम को गए हुए। शिव अद्विक को गोद में लेकर सुलाते हुए बोला, बाकी दोनों तो सो गए हैं, लेकिन यह पक्का दूसरा अथर्व बनेगा। अद्विक की आंखें भी नींद से बोझिल हो गईं और कुछ ही देर में वह भी सो गया। शिव ने उसे पालने में लेटा दिया और सोफे पर जाकर बैठा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा रिदम का कॉल था। जल्दी से फोन उठाकर स्पीकर पर करते हुए बोला, हेलो रिदम, तुम्हें अन्वी और अथर्व मिले क्या? वो ठीक है? तुम वापस कब आ रहे हो? शिव और भी कुछ बोलने ही वाला था कि निर्भय ने उसका कंधा पकड़कर दबाया और उससे चुप रहने का इशारा किया। तभी सामने से अन्वी बोली, हम ठीक हैं और हम दोनों अथर्व को लेकर आ रहे हैं। अन्वी की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। शिव ने कहा, अथर्व कहां है? मेरी बात करवाओ उससे। तब रिदम ने कहा, हम उसे लेकर सुबह तक आ जाएंगे, वो अभी सो रहा है। तभी अन्वी बोली, तीनों बच्चे ठीक है ना? उन्होंने ज्यादा परेशान तो नहीं किया सबको? तब निर्भय बोला, बच्चे सो रहे हैं अन्वी, तुम लोग जल्दी आ जाओ बस। फिर अन्वी ने फोन काट दिया और अथर्व का सिर अपने कंधे पर रख लिया। रिदम उससे बोला, तुम भी सो जाओ कुछ देर। तो अन्वी ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं मेंशन में सब लोग खुश हो गए थे कि अथर्व वापस आ रहा है। राजेंद्र और रागिनी तो उसे देखने के लिए तरस रहे थे। पार्वती जी ने जल्दी से जाकर मंदिर में अथर्व और अन्वी की सलामती के लिए अखंड ज्योत में घी डाला और महादेव का धन्यवाद किया। निर्भय ने कहा, सुबह तक सब लोग आराम कर लो, क्योंकि उस समय रात के सिर्फ 1:00 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। बच्चों के पास विशाखा सो गई थी। सुबह की करीब 8:00 बजे थे। शिव ने मेंशन के बाहर अब तक 100 चक्कर लगा लिए थे। बच्चों ने भी घर में आतंक मचाया हुआ था।
कोई दूध नहीं पी रहा था तो कोई ऐसे ही रो रहा था। अद्विक चुप था, लेकिन उसका चेहरा लाल हो रखा था, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। रोहन ने उसके पास दिव्यांग को लिटा दिया था। शिव एक बार फिर बाहर जाते हुए बोला, मैं अभी देखकर आता हूं, क्या पता वो आ गए हों। तभी निर्भय ने उसे पकड़ लिया और कहा, अभी रुक जा, वो यहीं आएंगे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा था। 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक 10 मिनट बाद मेंशन के बाहर रिदम ने गाड़ी लाकर खड़ी की। गाड़ी की आवाज सुनते ही सब लोग बाहर की तरफ भागे। रिदम गाड़ी से उतर चुका था। उसने पीछे वाला दरवाजा खोला और अथर्व को गार्ड्स के सहारे बाहर निकालते हुए निर्भय से बोला, मदद कर, इसे अंदर ले चलते हैं, अभी बेहोश है। तभी अन्वी भी दूसरी तरफ से उतरी और रोहन व अपनी मां के गले लगकर मिलने लगी। विक्रांत उसकी ओर बढ़ा तो वह जल्दी से वीरेंद्र और पार्वती जी के पास जाकर उनसे मिली। अथर्व को उसके कमरे में बेड पर लिटा दिया गया था। सब लोग उसके कमरे में जमा हो गए थे। तब शिव ने रिदम से पूछा, ये क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? तब रिदम ने वहां जो कुछ हुआ था वह सबको बता दिया। फिर निर्भय बोला, अब इसे होश कब आएगा? तो रिदम बोला, कभी भी आ सकता है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। रिदम अपने कमरे में चला गया। अन्वी तीनों बच्चों से मिल रही थी। अब अद्विक भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। अन्वी ने पहले नहाया और फिर बच्चों को दूध पिलाया। फिर बच्चे नैनी के पास खेलने लगे। सब लोग नीचे जा चुके थे, बस शिव अथर्व के पास ही लेटा हुआ था। रिदम और अन्वी नीचे खाना खा रहे थे। तभी निर्भय ने पूछा, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लगा आने में? रिदम बोला, गाड़ी आराम से चलाकर लाया हूं। उसके बावजूद रास्ते में उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। खैर, अब तो ठीक है और सुरक्षित भी है। जड़ को काट दिया है। अब कोई मुसीबत नहीं। अब हम सब साथ रहेंगे बिना किसी डर के। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए। दोपहर का समय था जब राठौर मेंशन में अथर्व ने अपने कमरे में आंखें खोली। उसके कंधे में दर्द हो रहा था। उसने देखा कि उसके पेट पर किसी की बांह लिपटी हुई है। उसने सिर उठाकर देखा तो शिव उसके पेट पर हाथ रखे सो रहा था। अथर्व ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर हल्के से बैठ गया और पास पड़े शिव के फोन को उठाकर अनलॉक किया। फिर उसने निर्भय को फोन मिला दिया। नीचे निर्भय बच्चों को खिला रहा था और बाकी सब वहीं बैठे थे। सब अथर्व के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी निर्भय का फोन बजा। उसने ऊपर अथर्व के कमरे की तरफ देखा और बोला, ये लड़का अब हिलेगा भी नहीं। अथर्व के पास से 2 कदम दूर से भी फोन पर बात करेगा। ये कहते हुए उसने फोन उठाया और हेलो कहा। तभी अथर्व ने कहा, रिदम से एक पेन किलर लेकर मेरे कमरे में आओ। फिर उसने फोन काट दिया। निर्भय ने कटे हुए फोन को देखा और सबको बोला, अथर्व को होश आ गया है। फिर वह रिदम के पास गया और उसे उठाते हुए कहा, रिदम, अथर्व को होश आ गया है और वह पेन किलर मांग रहा है। रिदम जल्दी से उठा और बैग से दवाइयों का पैकेट लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं सब लोग अथर्व के होश में आने की बात सुनकर उसके कमरे में जा पहुंचे। अथर्व एक हाथ से शिव का सिर सहला रहा था और जिस हाथ पर बड़ा सा खाकी रंग का प्लास्टर बंधा था, उसी हाथ से फोन चलाने में बिजी था। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व अब पहले जैसा बन पाएगा या उसके भीतर का राक्षस फिर से जाग जाएगा? अन्वी को क्या रिदम के उस धमाके के पीछे की सच्चाई कभी पता चल पाएगी? रिदम का अगला कदम क्या होगा? क्या सच में खतरा खत्म हो गया है या यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? क्या अथर्व को पता चलेगा कि उसकी जान बचाने वालों में से कुछ को रिदम ने खुद खत्म कर दिया था? मेंशन में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो अब भी छिपकर उन पर नजर रख रहा है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। यह कहते हुए उसने फोन उठाया और हेलो कहा। तभी अथर्व ने कहा, रिदम से एक पेन किलर लेकर मेरे कमरे में आओ। फिर उसने फोन काट दिया। निर्भय ने कटे हुए फोन को देखा और सबको बोला, अथर्व को होश आ गया है। फिर वह रिदम के पास गया और उससे उठाते हुए कहा, रिदम, अथर्व को होश आ गया है और वह पेन किलर मांग रहा है। रिदम जल्दी से उठा और बैग से दवाइयों का पैकेट लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं सब लोग अथर्व के होश में आने की बात सुनकर उसके कमरे में जा पहुंचे। अथर्व एक हाथ से शिव का सिर सहला रहा था
और जिस हाथ पर बड़ा सा खाकी रंग का प्लास्टर बंधा था उसी हाथ से फोन चलाने में बिजी था। अब आगे सबको कमरे में आते देख अथर्व बैठने की कोशिश करने लगा तो रोहन ने उसे सहारा देकर बैठाया। सबसे पहले नरेंद्र जी और पार्वती जी आगे आए। नरेंद्र जी ने अथर्व के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? तो अथर्व ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं एकदम परफेक्ट हूं दादाजी। पार्वती जी ने डांटते हुए कहा, वो दिख रहा है तू कितना परफेक्ट है, कितना कमजोर हो गया है मेरा बच्चा। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, मैं 2-3 दिन में एकदम पहले जैसा हो जाऊंगा दादी। पार्वती जी बोली, हाँ अब तुझे मैं खिला खिलाकर पहले जैसा कर दूंगी। फिर रोहन और अन्वी की मां उससे मिली। उसके बाद राघव और पूनम भी प्यार से मिले। अथर्व ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस हल्के में उनकी बातों का जवाब दिया। फिर विक्रांत आगे आया और बोला, कैसे हो अथर्व? तो अथर्व बोला, जिंदा हूं ससुर जी, आपके के कांड का फल भुगत रहा हूं, आपको क्या फर्क पड़ता, अगर मैं मर भी जाता तो? विक्रांत बोला, ऐसी बात मत कहो अथर्व, जब से तुम्हारी शादी अन्वी से हुई है तभी से मुझे तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी अपने दामाद की होनी चाहिए। 1 साल से अपनी बेटी को तुम्हारे लिए तड़पते हुए देख रहा हूं मैं। उसे तकलीफ में देखकर बहुत दुख हुआ है और अब तो वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल पड़ी है, जिसने मुझे पूरी तरह त्याग दिया है और मुझे अपना पिता मानने से भी इनकार कर दिया है। अथर्व ने एक नजर वहां खड़ी अन्वी पर डाली, फिर कहा, ये तो आपके कर्म हैं जो आपके आगे आ रहे हैं, अब मैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सब लोग अथर्व से मिल रहे थे, तभी विराट और विशाखा अथर्व के पास आए तो अथर्व ने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, भाई बहन की जोड़ी अपनी मां बाप को लेकर निकलो मेरे कमरे से। राजेंद्र और रागिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वे वहां से गए नहीं। तभी रिदम और निर्भय अंदर आए। निर्भय बोला, यह ले, पहले अपनी मेडिसिन खा ले। अथर्व ने वह गोली खा ली और फिर कहा, हर्षित कहां है? दिख नहीं रहा। तब पूनम बोली, वो कुछ देर में आ रहा है, मैंने उसे घर भेजा था किसी काम से। अथर्व के हाथ में फोन देखकर निर्भय ने वह उसके हाथ से लिया और बेड पर फेंकते हुए बोला, अपने हाथ को थोड़ा आराम दे दे। वही फोन बेड पर उछलकर सोते हुए शिव के सिर पर जा लगा। अथर्व ने निर्भय को आंखें दिखाई तो निर्भय तुरंत बोला, सॉरी। शिव सिर मलते हुए उठ गया और अथर्व को होश में आया देखकर उसके ऊपर झुकते हुए उसके सीने पर सिर रखकर बोला, तू ठीक है ना? मैंने ये पूरा साल डर में काटा है कि कहीं मैं मॉम डैड की तरह तुझे भी न खो दूं। शिव बच्चों की तरह सिसकने लगा। निर्भय और रिदम भी जाकर अथर्व से लिपट गए। तभी हर्षित भी वहां आते हुए बोला, अरे मेरे बिना ही चिपक गए सब। और वह भी आकर उनकी टांगों पर बैठकर निर्भय की पीठ पर चढ़ गया। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सब खुशी से यह दृश्य देख रहे थे। तभी अथर्व जोर से बोला, हटो कमीने, मेरा दम घुट जाएगा। अथर्व की हालत देखकर सब उसके ऊपर से हट गए। तभी हर्षित बोला, अन्वी नीचे है, रूहानी ने डायपर गीला कर दिया है और नैनी शायद किचन में दूध गर्म करने गई है, वो रोए जा रही है, तू नीचे जाकर डायपर बदल दे वरना सबको उंगली कर देगी। हर्षित की बात सुनकर अथर्व एकदम से बोला, रूहानी मतलब मेरी बेटी, यानी अन्वी ने लड़की को जन्म दिया था। यह सुनकर वह खुशी से उठने लगा तो रिदम ने कहा, तुझे कमजोरी नहीं लग रही? अथर्व बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, हटो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। वह आराम से चलते हुए नीचे आया और सामने पालने में 4 बच्चों को देखकर रुक गया। वह उनके पास नहीं गया क्योंकि अपने तीनों बच्चों को देखकर शायद बेहोश हो जाता। सब लोग उसके पीछे पीछे आ गए। अथर्व को रुका हुआ देखकर सब समझ गए कि वह कंफ्यूज हो गया है। तब निर्भय जल्दी से बच्चों के पास गया, रूहानी का डायपर निकालकर उसे तौलिए में लपेटा और अथर्व की गोद में देते हुए बोला, ये ले तेरी रूहानी। अथर्व बाकी बच्चों को विराट और रोहन का सोचकर रूहानी को अपनी गोद में लेने लगा। उसने एक हाथ से ही अपनी बेटी को थामा और प्यार से निहारते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मेरी बेटी। फिर वह खुशी से रूहानी को नरेंद्र जी के पास ले जाकर बोला, दादाजी मेरी बेटी। सब लोग अथर्व के चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट देख रहे थे। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन निर्भय ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। अथर्व फिर वहीं सोफे पर बैठ गया और अन्वी से बोला, इधर आओ। अन्वी उसके पास जाकर बैठ गई
तो अथर्व ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। तभी निर्भय बोला, अथर्व बेटा, जरा इन आफतों के पुड्डों से भी मिल लो। निर्भय यह कहते हुए विहान को उठाकर लाया और अन्वी से रूहानी को उठाने को कहा। अन्वी रूहानी को दूसरी तरफ ले जाकर उसका डायपर डालने लगी। वहीं निर्भय विहान को अथर्व की गोद में देते हुए बोला, अपनी दूसरी प्रोडक्शन से मिलिए राठौर साहब, ये है रूहानी का छोटा भाई विहान अथर्व राठौर। अथर्व चौंक गया और अन्वी तथा बाकी सबकी तरफ देखने लगा। तब शिव बोला, जुड़वा है? अथर्व ने विहान को भी अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसका गाल चूम लिया। उसने देखा कि विहान का चेहरा बिल्कुल उसी के जैसा था। शिव आकर उसकी गोद से विहान को ले गया। अथर्व बहुत खुश था। तभी निर्भय बोला, आज तो तू बहुत खुश है ना? अथर्व बोला, हां, अब हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम सबकी जिद एक साथ पूरी हो गई। उसकी बात सुनकर अन्वी ने अथर्व को गुस्से से घूरा तो अथर्व हंसने लगा। तभी निर्भय बोला, अपनी हंसी पर ब्रेक लगाइए राठौर साहब। फिर निर्भय अद्विक को गोद में उठाकर अथर्व की तरफ बढ़ा। सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। अथर्व ने उसे अपनी तरफ आते देखा और बाकी सबकी तरफ देखा जो हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। निर्भय अथर्व की गोद में अद्विक को देते हुए बोला, यह तेरी पहली प्रोडक्शन, रूहानी का बड़ा भाई और तेरी कार्बन कॉपी, अद्विक अथर्व राठौर। अथर्व बुरी तरह चौंक गया और जोर से बोला, क्या? फिर उसने अद्विक को देखा जो उसे ही घूर रहा था। इसका मतलब अन्वी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। अथर्व ने एक बार फिर अन्वी को देखा जो सिर झुकाकर नजरें चुरा रही थी। फिर उसने अपनी गोद में बैठे अद्विक को देखा जो सच में उसकी कार्बन कॉपी था और उसी की तरह उसे घूर रहा था। सब लोग उन दोनों बाप बेटों को देख रहे थे जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी अथर्व ने अद्विक की आंखों में झांकते हुए एक आंख मारी। उसके ऐसा करते ही अद्विक जोर से हंस पड़ा और साथ ही अथर्व भी। अन्वी और बाकी सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अथर्व और अद्विक हंस रहे थे। तब निर्भय उनके पास आते हुए बोला, छोटा राक्षस हंस रहा है, यकीन नहीं हो रहा। अन्वी ने रूहानी को निर्भय की गोद में देकर अथर्व के पास आकर अद्विक को छूते हुए पूछा, इसकी तबीयत ठीक है ना? अथर्व बोला, ये बिल्कुल ठीक है। तुम सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे ये कभी हंसा ही नहीं? निर्भय बोला, ये पहले भी हंसता था लेकिन सबको परेशान करके अन्वी से डांट खाने के बाद, और इस हर्षित को तो इसने बहुत नाखून मारे हैं। तब अथर्व अद्विक से बोला, नहीं बेटा, दोबारा मेरे हर्षित बेबी को मारा तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अद्विक ने अपनी भाषा में ही कुछ जवाब दिया और फिर खिलखिलाने लगा। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, हर्षित ये लो, अब ये तुझे नहीं मारेगा। हर्षित आगे बढ़कर अद्विक को गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। सब लोग हैरान हो गए। शिव बोला, तू इसे पहली बार मिल रहा है, फिर भी तुझे इसकी बातें समझ में आ रही हैं और ये तेरी बात मान रहा है जो अपनी मां की भी नहीं सुनता। अथर्व बोला, मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं तो मेरी ही सुनेंगे। अथर्व तीनों बच्चों से मिल चुका था। फिर पास में लेटे हुए चौथे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब ये मत कहना कि यह चौथा बच्चा भी मेरा है। तब रिदम हंसते हुए बोला, यह दिव्यांग है, रोहन का बेटा। उसने दिव्यांग को उठाया और उसे भी अथर्व की गोद में दे दिया। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। दिव्यांग बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था, बस उसका वजन थोड़ा कम था। तब अथर्व बोला, इतना हल्का क्यों है? बीमार तो नहीं है ना? मतलब इसका वजन अपने भाई बहनों जैसा क्यों नहीं है? रिदम बोला, ये बीमार नहीं है, उल्टा वो 3 दिन बाद पैदा हुआ था उन तीनों से। वो तीनों तेरे बच्चे हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ तेरे फॉर्मूले की वजह से जल्दी हो रही है, बाकी यह बिल्कुल नॉर्मल है। अब सब लोग अथर्व के सामने सोफे पर बैठ गए थे। सब जानना चाहते थे कि अथर्व वहां इतने दिनों तक कैसे फंसा रहा। राघव ने अथर्व से पूछा, तू इतना ताकतवर होकर भी वहां क्या कर रहा था अब तक? अथर्व बोला, मुझे वहां मजा आ रहा था, इसलिए मैं इतना वक्त वहां रहा। अथर्व की बात सुनकर हर्षित ने अपना चेहरा छिपा लिया और पूनम को अपने पापा पर हंसी आ गई। तभी नरेंद्र जी ने अथर्व को आंखें दिखाई और बोले, तमीज से बात करने में क्या चला जाएगा तेरा? अब बता, तू वहां फंसा कैसे? तब अथर्व बोला, वो लोग मुझे अपने साथ ले गए थे। उन्होंने गोली तो दी पर खुद नहीं चढ़ाई।
मेरी ताकत मेरी बॉडी को हील करने में लग गई। कई दिनों बाद जब हालत सुधरी तो उन्होंने एक से एक आइटम भेजी मेरे पास मुझे रिझाने के लिए। यह कहकर उसने अन्वी की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। अथर्व बोला, उनके छूने से मेरी तबीयत और बिगड़ जाती थी। जैसे ही मैं थोड़ा ठीक होता वो लोग दूसरी लड़की भेज देते और सब कुछ फिर से खराब हो जाता। ऊपर से मुझे पिंजरे में लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। पिंजरे की चारों तरफ करंट छोड़ा हुआ था, सिर्फ नीचे की सतह को छोड़कर। बस इसलिए मैं वहां फंसा रह गया। तभी रिदम बोला, वैसे एक बात बता, अन्वी के वहां आने पर तेरे अंदर का दानव कैसे जाग गया था? अथर्व बोला, मुझे नहीं पता। जब भी मैं इसे खतरे में देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब कोई और सवाल नहीं। अथर्व का ध्यान रागिनी नहीं बल्कि राजेंद्र पर गया जो उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर वह चिढ़ गया और खड़ा होते हुए बोला, मैं थक गया हूं और मुझे भूख भी लगी है। फिर अन्वी से बोला, खाना ऊपर ही ले आना, और निर्भय से कहा, तुम चारों बच्चों को लेकर आ जाओ। निर्भय ने सिर हिलाया और उन चारों ने एक एक बच्चे को उठा लिया। सब अथर्व के पीछे पीछे चल पड़े। रोहन भी उनके साथ हो लिया। राजेंद्र और रागिनी उदास हो गए। सब जानते थे कि अथर्व उनके कारण ही वहां से चला गया था। रागिनी उठकर किचन में चली गईं और खुद अथर्व के लिए खाना बनाने लगीं। अन्वी भी वहां जाकर चुपचाप उनकी मदद करने लगी। वहीं अथर्व के कमरे में चारों बच्चे बेड के बीच में लेटे थे और सब उनके चारों तरफ बैठे थे। शिव और बाकी सब अथर्व को तीनों बच्चों की हरकतें बता रहे थे। कभी अथर्व हैरान हो जाता तो कभी हंसने लगता। चारों बच्चे भी उससे बड़ा प्यार जताते रहे, जैसे वो उसे पहले से पहचानते हों। कुछ देर बाद दिव्यांग रोने लगा तो रोहन उसे उठाकर बोला, मैं इसे किंजल को देकर आता हूं, इसे भूख लगी होगी। अथर्व ने सिर हिलाया तो वह वहां से चला गया। अथर्व ने तीनों बच्चों से कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तब रिदम बोला, ये सब जब सोएंगे तब दूध पिएंगे, तब तक तो मस्ती करनी होती है। अथर्व फिर बच्चों के साथ खेलने में मग्न हो गया। वह चारों बच्चे अथर्व को खुश देखकर खुद भी खुश थे। खाना बन गया था। अन्वी अथर्व और अपना खाना ऊपर अपने कमरे में ले आई और सब लोगों से भी खाने को कहा, तो वो चारों नीचे चले गए। तब अथर्व ने अन्वी से कहा, दरवाजा लॉक कर दो। अन्वी ने वैसा ही किया। वह तीनों बच्चों को उठाकर पालने में लिटाने लगी और बोली, बहुत कर ली मस्ती, अब चुपचाप लेटो, मम्मी पापा को खाना खाने दो। अन्वी ने खाने की ट्रे बेड पर रखी और सिर उठाकर देखा तो अथर्व वहां नहीं था। वह पीछे मुड़ी तो अथर्व उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने उसे एक हाथ से खींचकर अपने करीब कर लिया और कहा, तुमसे तो मैं ठीक से मिला भी नहीं। यह कहकर उसने उसके होंठों को प्यार से चूमना शुरू कर दिया। आगे जारी रहेगा। मेरी नई ऑडियो सीरीज वेरिसु के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। क्या अथर्व सच में पूरी तरह ठीक हो गया है या उसके अंदर अब भी वो दानव जिंदा है जो अन्वी को खतरे में देखकर जाग उठता है? अन्वी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन क्या इन बच्चों में भी अथर्व जैसी कोई रहस्यमयी ताकत है? विक्रांत के पछतावे के पीछे क्या सच्चाई है? क्या वह सच में बदल चुका है या फिर यह भी किसी बड़े खेल की शुरुआत है? अथर्व जिन लोगों की कैद में था, क्या वे अब भी उसे खोज रहे हैं? क्या उसकी वापसी किसी नए खतरे को जन्म देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अथर्व और अन्वी के बीच